सपनों की मंजिल पास नहीं होती, जिंदगी हर पल उदास नहीं होती। खुद पर यकीन रखना मेरे दोस्त, वह भी मिल जाता है जिसकी हमें आस नहीं होती। जी हाँ मेरे भाई, चलिए आप सभी का स्वागत है आज के एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न में। दोस्तों आज का जो प्रश्न मैं लेकर आया हूँ ना, ये क्लास 12 के भूगोल विषय से लेकर आया हूँ। तो चलिए बिना देरी किए आते हैं आज के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पर। सर आज का प्रश्न है नव निश्चयवाद की व्याख्या करें। देखिए हमने निश्चयवाद के बारे में पढ़ा, संभववाद के बारे में पढ़ा, अब हम लोग जानेंगे नव निश्चयवाद के बारे में। तो आइए सर बिना देरी किए सीधा हम लोग इस प्रश्न के उत्तर को जानते हैं और बहुत ही बेहतरीन तरीका से समझने का प्रयास करते हैं। तो बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, बस आपको ना यूं ही समझा देंगे और आपको लगेगा भाई इतना टफ चीज हमको इतना आसानी से समझ में आ गया। हाँ भाई बस ध्यान से देखना ना, आओ वीडियो को देख लीजिए। देखिए आपको हम पहले ही बता चुके हैं कि जब मानव और प्रकृति के स्वामित्व की बात उठी कि भाई मानव स्वामी है कि प्रकृति स्वामी, कौन स्वामी है, तब दोस्तों यहां पर दो तरह के विचारधारा पैदा हुआ, दो तरह के विचारधारा को उत्पन्न हुआ। एक जिसे हम लोग नियतिवाद कहते हैं या इसी को निश्चयवाद भी कहा जाता है, ठीक है, नियतिवाद, और इसी को क्या कहा जाता है, निश्चयवाद कहा जाता है। और दूसरा सर संभववाद विचारधारा। तो ये दो तरह के विचारधारा की उत्पत्ति हुई। हमने दोनों तरह के विचारधारा को बहुत ही बेहतरीन तरीका से व्याख्या कर दिया हूं। अगर आप अभी तक नहीं देखें तो देख लीजिएगा इस वीडियो को देखने के बाद। अब इसको देखिए, देखिए अब ये जो नियतिवाद है, ये विचारधारा क्या कहता है कि जो ये मानव है ना, ये प्रकृति का दास है, ठीक है, इस प्रकृति का गुलाम है। ये कौन सी विचारधारा कहती है, ये नियतिवाद विचारधारा कहती है सर कि जो मानव है ना, इस प्रकृति का दास है, गुलाम है। लेकिन ये जो संभववाद विचारधारा है, इसकी प्रतिवादी विचारधारा है, इसकी विरोधी विचारधारा इसको विरोध करती है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मानव प्रकृति का दास थोड़ू है, ऐसा थोड़ी ना होगा भैया, बल्कि ये जो प्रकृति है ना, ये मानव का दास है। मतलब इसका अपोजिट, इसका उल्टा। दोनों के बीच लड़ाइयाँ, विचारधारा की लड़ाई, फेटा फेटी नहीं होने लगा, ठीक है, विचारधारा की लड़ाई है, ठीक है। एक कह रहा है कि मानव गुलाम है और एक कह रहा है नहीं प्रकृति गुलाम है। तो भाई जब दो तरह के विचारधारा आपस में लड़ाई हो रही है, दो तरह के विचारधाराओं में, तो दोस्तों इसको सुलझाने के लिए एक नई विचारधारा आई है ना। और एक व्यक्ति है सर, एक बहुत महान भूगोलवेत्ता हैं, याद रखेंगे नाम और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है सर। उनका नाम है ग्रिफिथ, ठीक है, ग्रिफिथ टेलर महोदय सर, ठीक है, ग्रिफिथ टेलर। ये जो ग्रिफिथ टेलर हैं ये बहुत ही महान भूगोलवेत्ता हुए हैं। और क्यों हुए हैं अभी आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि इन्हीं महान भूगोलवेत्ता के द्वारा एक नई विचारधारा दी गई, इन दोनों की लड़ाई को सुलझाने का प्रयास किया गया और इन्होंने दोस्तों एक नई विचारधारा दिया। उस विचारधारा का क्या नाम है, नव निश्चयवाद विचारधारा, ठीक है। कौन सी विचारधारा है सर, नव निश्चयवाद विचारधारा। ये जो नव निश्चयवाद विचारधारा है ना, ये मध्यम मार्ग पर आधारित है। मध्यम मार्ग मतलब इसका मतलब ये हुआ ना भाई, ये विचारधारा ना सर ये बताने का प्रयास कर रहा है, ये कहता है कि जो मानव है ये प्रकृति का गुलाम नहीं है और ना ही ये मानव प्रकृति का स्वामी है, ठीक है, ये बात कहता है, ठीक है। जैसे दो लोग आपस में लड़ रहे हैं, एक कह रहा है कि मैं तुमसे ज्यादा ताकतवर हूं और एक कह रहा नहीं मैं तुमसे ज्यादा ताकतवर हूं। तो बीच वाला व्यक्ति क्या कहेगा, नहीं ना तो तुम ताकतवर हो ना ही तुम ताकतवर हो, दोनों बराबर हो, तो लड़ाई सुलझ जाएगी। तो यही बात ये भी समझाने का प्रयास करे, ग्रिफिथ टेलर यही कह रहे हैं कि ना तो मानव प्रकृति का गुलाम है और ना ही ये जो प्रकृति है ये मानव का स्वामी है, ठीक है, कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों इस बात को ना
और बेहतरीन तरीक़ा से भी आप समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए, ये जो ग्रिफिथ टेलर हैं इस नव निश्चयवाद को रुको और जाओ निश्चयवाद का नाम दिया है। ठीक है, रुको और जाओ निश्चयवाद का नाम दिया है। देखिए, ये आपसे ना प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछ सकता है, आपसे पूछ लेगा कि बताओ भाई, रुको और जाओ निश्चयवाद किसे कहा गया है? तो याद रखेंगे, ना तो नियतिवाद को कहा जाता है, ना संभववाद को किसे कहा जाता है सर? नव निश्चयवाद को कहा जाता है। ठीक है, तो नव निश्चयवाद को रुको और जाओ निश्चयवाद भी कहा गया है। अब इस बात को ना और बेहतरीन तरीके से समझने का प्रयास कीजिएगा। ये जो ग्रिफिथ टेलर है ना, इनका कहना है, क्या कहना है सर? इनका कहना है कि जो ये मानव है, जो मनुष्य है, ये प्रकृति का स्वामी नहीं है। ये प्रकृति का स्वामी नहीं हो सकता, बल्कि ये कौन है? तो ये है सर किसी चौराहे पर खड़ा एक ट्रैफिक पुलिस है। किसके तरह है? एक ट्रैफिक पुलिस की तरह है, जो क्या कर सकता है? वाहनों की गति को मंद कर सकता है, वाहनों की गति को रोक सकता है ना, और वाहनों की गति को प्रदान, उसे गति दे सकता है, उसको जाने का आदेश दे सकता है। ठीक है, आप कभी देखे कोई चौराहे पर ना, आप कोई बड़े शहर गए होंगे तो देखे होंगे सर। ठीक है, वहाँ पे क्या होती है, वहाँ पे ना ट्रैफिक पुलिस होता है। ठीक है, जो क्या कर सकता है, कभी जाम लग जाती है तो गाड़ियों को रोक देता है। ठीक है, और फिर जब गाड़ियों को जाने का आदेश भी देता है। तो वो ट्रैफिक पुलिस की तरह दोस्तों हम सभी मानव की तुलना की गई है कि हम स्वामी नहीं हैं, बल्कि उस ट्रैफिक पुलिस की तरह है जो वाहनों की गति को रोक सकते हैं, रुकने का आदेश दे सकते हैं और उसको जाने का भी आदेश दे सकते हैं। उससे परे हम लोग नहीं हैं। ठीक है, बताइए, एक बात मैं पूछना चाहता हूं, जितने सारे वाहन है, ठीक है, मैं एक ट्रैफिक पुलिस हूं। ठीक है, अब मैं क्या हूं, किसी चौराहे पर खड़ा हूं, तो मैं गाड़ियों को, वाहनों को रोक सकता हूं। ठीक है, रुक जाइए भाई, तो रुक जाएंगे, उन्हें जाने का भी आदेश दे सकता हूं। लेकिन बताइएगा, वहां पे जितने सारे वाहन है, क्या उसका निर्माण हम ही किए हैं? तब तो बोलोगे नहीं, आप तो नहीं, उसके लिए कोई अलग कलाकार थे, अलग मिस्त्री थे, उन्होंने बनाया है, आप नहीं बनाए हो। तो यही बात तो हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं सर। यही बात अगर आपको समझ में आ गई तो ये विचारधारा आपको समझ में आ जाएगा, है ना। हम लोग स्वामी नहीं है सर, केवल गति को मंद कर सकते हैं, रोक सकते हैं, उन्हें गति प्रदान कर सकते हैं, लेकिन उसका निर्माण हमने और आपने नहीं करा है। इस बात को हम उदाहरण देकर समझाते हैं और ज़्यादा समझ में आएगा आपको। देखिए, हम एक उदाहरण लिख रहा हूँ, हम एक रेत का उदाहरण ले रहे हैं सर, और इसी में एक और उदाहरण ले रहे हैं मृदा का। ठीक है, मृदा और रेत एग्जाम्पल देकर आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाने का प्रयास करते हैं। देखिएगा, रेत, अब प्राकृत नियम क्या है? प्राकृत नियम ये है सर कि मिट्टी पर खेती की जा सकती है, मिट्टी के अलावा कहीं और खेती नहीं हो सकता है, ऐसा ये प्राकृत नियम है। लेकिन मानव तो मिट्टी पर खेती कर रहा था, मृदा पर खेती कर रहा था, है ना। लेकिन इस मानव को लगा कि नहीं, हम तो रेत पर भी खेती कर सकते हैं, बालू में भी खेती कर सकते हैं, संभावनाएं तलाशा। ठीक है, प्रकृति के नियम के विरोध में गया और वो क्या किया, रेत पर भी खेती करने लगा, रेत पर भी खेती की शुरुआत हो गई। अब इसी बात को लेकर मानो तो स्वामी समझ बैठा कि भाई कहीं भी संभावनाएं तलाशा जा सकता है, जहां भी संभावनाएं हैं उन संभावनाओं का हम स्वामी है। रेत में खेती नहीं हो सकती थी, हमने रेत में खेती कर डाला, मतलब हम स्वामी है। मानो अपने आप को स्वामी समझ बैठा। लेकिन बताइए, क्या आप रेत पर हर फसल की खेती कर सकते हैं? नहीं। मैं बोलूंगा आप चावल की खेती करके दिखाओ, आप नहीं कर सकते सर। मैं बोलूंगा आप चाय की खेती करके दिखाओ, आप नहीं कर सकते सर। आप हर चीज की, हर फसल की खेती आप रेत पर नहीं कर सकते, उनकी खेती मृदा पर ही संभव हो पाएगी। तो पहली बात ये, आप तो फिर यहाँ पर स्वामी नहीं है। ठीक है, आप हर फसल की खेती रेत पर कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे। तो फिर आप यहाँ पे स्वामी कैसे समझ गए आप अपने आप को? दूसरी बात, बताइए वो रेत जिसका आप उपयोग कर रहे हैं, बताइए वो मृदा जिसकी आप उपयोग कर रहे हैं, उसका निर्माण कौन किया है? क्या किसी मनुष्य ने बनाया है? क्या किसी के पिताजी ने बनाया? आपके पिताजी, आपके दादाजी बनाए हैं क्या? नहीं। फिर किसने बनाया है? प्रकृति ने बनाया है। मतलब फिर यहाँ पे हमसे बड़ा कौन? फिर प्रकृति आ गया ना सर।
हम लोग खनिज का प्रयोग करके कई चीज बनाया, लेकिन बताइए उस खनिज को हम लोग बनाए थे क्या? नहीं, उनका निर्माण किसने किया था? प्रकृति ने किया था। तो यहाँ पर दोस्तों ये बात समझनी पड़ेगी कि हम लोग उसका स्वामी नहीं हैं, ठीक है, बल्कि उन संसाधनों का प्रयोग करने वाले व्यक्ति है। वो जो संसाधन है, हमारी पृथ्वी पर जितने सारे संसाधन है वहाँ पे हम लोग संभावनाएं तलाश सकते हैं, उनका प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन अगर अपने आप को स्वामी मान लेंगे तो ये गलत बात है, ठीक है। और दोस्तों हमने अपनी अतिवादी विचारधारा, हम स्वामी खुद को समझने लगे ना, इसीलिए आज हमारे सामने एक बहुत ही भयानक विपदा दस्तखत दे रही है। हम पेट्रोलियम का खूब मनचाहा प्रयोग कर रहे हैं, खूब मनचाहा प्रयोग कर रहे हैं सर, और आज समस्या ये आ गई है कि ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है और ये जो बर्फ है वो पिघलने लगे हैं। और एक ऐसा वक्त आएगा, एक ऐसा दिन आएगा ना सर, जब ये बर्फ पिघल जाएंगे और ये जो हमारी पूरी पृथ्वी है ना, ये जलमग्न हो जाएगी और ये हमारी पूरी पृथ्वी तबाह विनाश हो जाएगी, समाप्त हो जाएगा उस दिन उसका। तो दोस्तों हमने क्या क्या अतिवादी सोच रखा कि हम क्या हैं, उस प्रकृति का स्वामी है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप ना तो प्रकृति का गुलाम हो और ना ही उसका स्वामी हो। यही विचारधारा दोस्तों कौन बताने का प्रयास करता है? तो नवनिश्चयवाद। तो उम्मीद करता हूँ सर ये छोटी सी जानकारी आपको समझ में आई होगी। अगर ये जानकारी पसंद आई होगी, समझ में आई होगी, तो एक लाइक कीजिएगा, और अगर आपके मन में कोई प्रश्न होगा तो वो भी आप हमें बता दीजिएगा। मैं आपके प्रश्न पर जरूर और अवश्य वीडियो बनाऊंगा। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा और स्वस्थ रहिएगा।